हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। और आज आप लोगों के बीच में एक नए इनिशिएटिव के साथ हूं और चर्चा करने वाले हैं पेड टेस्ट अंक 16 की। इससे पहले 15 पे जो सोल्यूशन है, या हम कहें 15 जो टेस्ट पेपर हुए हैं आपके 10-10 क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन आप सबको मिल चुका है। आज हम 16वें की बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगा आज बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा, थोड़ा सा नया लर्नर हूँ इस मामले में। तो मौखिक सुनेंगे आप सब लोग समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पे होना चाहिए। देखो, आपको क्या कर दिया गया, आपको यहाँ पे बेटा लिमिटेड कर दिया है। क्या कर दिया गया है? लिमिटेड कर दिया गया है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से आप क्या पूछा गया, मनोवैज्ञानिक तथ्य पूछ लिया गया है। और जब मनोवैज्ञानिक तथ्य पूछा जाएगा तो इसमें से बेटा हम देखेंगे कि कौन सा चीज़ मनोवैज्ञानिक हो सकता है। क्वेश्चन क्या है कि पढ़ाते समय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात मनोवैज्ञानिक तथ्य कौन सा होगा। अगर इस संदर्भ में बात की जाए, मनोवैज्ञानिक तथ्य की बात की जाए बेटा, तो एक है आपका शिक्षण तकनीकी है, दूसरा आपका शारीरिक क्षमता है, तीसरा आपका व्यक्तिगत भिन्नता और चौथा पारिवारिक स्थिति। अगर इन चारों विकल्पों का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर देखना है, तो यहाँ एक निष्कर्ष मिलता है व्यक्तिगत भिन्नता। और व्यक्तिगत भिन्नता हमें ये बताती है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है, चाहे वह अपने शारीरिक आधार पर हो, मानसिक आधार पर हो, व्यक्तित्व के आधार पर हो, रुचियों के आधार पर हो, उपलब्धि के आधार पर हो, किसी भी प्रकार से एक बालक दूसरे बालक से भिन्न हो सकता है। और मनोवैज्ञानिक कारक की बात की गई तो हम यहाँ कहेंगे व्यक्तिगत भिन्नता। इसका मतलब कि जब हम क्लास टीचिंग कर रहे हो तो क्लास टीचिंग समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कौन सा बालक किस प्रकार का है, किसकी सीखने की क्षमता ज़्यादा है, किसकी सीखने की क्षमता कम है, किसकी स्पीड ज़्यादा है कम है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस प्रकार की उनकी अपनी क्षमता। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, लिंग, इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, कि हम पढ़ाते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से किसी की व्यक्तिगत भिन्नता के तहत हम ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई प्रयोग, ऐसा कोई व्यवहार ना करें कि जिससे उसे किसी प्रकार की बैड फीलिंग आए कि हमारे साथ क्लास में इस प्रकार का इनजस्टिस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक डेफिनेशन लिखा गया है। डेफिनेशन है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ये क्या कहलाता है? तो बेटा ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट जो है ये GW आलपोर्ट का है। GW आलपोर्ट का है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो GW आलपोर्ट की है। किसकी है? GW आलपोर्ट की परिभाषा है और व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। GW आलपोर्ट की परिभाषा है, व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि व्यक्ति में व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसका अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन स्थापित करता है। ये GW आलपोर्ट की परिभाषा है, यहाँ से याद कर लीजिएगा। और ये व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, इसका मतलब कि ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या कहता है। इसका मतलब कि अगर लिमिटेड कर दिया जाए, केवल और केवल आपको थ्योरेटिकल चीज़ें आपसे लिख करके पूछी जाए, अगर इस प्रकार का आकलन किया जाएगा तो वो आप में क्या उत्पन्न करता है। जैसे कि हम लोग प्राइमरी कक्षाओं में इस प्रकार के एग्जाम्स देते आए हैं, क्वेश्चन दिया जाता था, उसका सोल्यूशन हमें लिख कर देना होता था। इसी को कहा गया कागज पेंसिल जांच कहा गया। अगर ये किया जाता है तो बालक में किन चीज़ों को बढ़ावा देगा। तो देखिए, एक ए वाला विकल्प कहता है कि सकल आकलन को बढ़ावा देगा। सकल का मतलब कि पूरा संपूर्ण आकलन को बढ़ावा देगा। दूसरा है आकलन को सीमित कर देता है। तीसरा समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। चौथा निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो चारों विकल्पों को देखने के बाद बेटा एक निष्कर्ष ये मिलता है कि ये जो कागज पेंसिल द्वारा जांच किया जाता है, आकलन किया जाता है, ये वास्तव में करता है क्या है? आकलन को सीमित कर देता, असेसमेंट को सीमित कर देता है। क्योंकि फिर आपके पास चीज़ें लिमिटेड हो जाती है, आप केवल थ्योरेटिकल आंसर दे पाते हैं, व्यवहार में उन चीज़ों का प्रदर्शन आप नहीं कर पाते। इसलिए यह क्या करता है? आकलन को सीमित कर देता है और आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो तुरंत जैसे भाषिक बुद्धि की बात की जाएगी, आप कहेंगे कि ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि में कारक नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बेसिकली अगर बात की जाए तो हार्वर्ड गार्डनर पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। अगर आप इस अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपकी NCT क्या मानती है, तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको 8 प्रकार की भी बुद्धि मिल सकती है, जिसमें 8वां प्रकार प्राकृतिक बुद्धि को सम्मिलित किया गया है। प्राकृतिक बुद्धि को सम्मिलित किया गया है। फिलहाल यहाँ भाषिक बुद्धि से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। पहला है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। दूसरा है शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। सी वाला कहता है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। चौथा है
ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने। देखिए जहाँ तक बात की जाए ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, ये आपके व्यक्तिक प्रबुद्धि और व्यक्तिक स्वाबुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। बात की जाए स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता की, तो ये संगीत बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। अगर बात की जाए शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, तो ये भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। और जो आपका ए वाला विकल्प है कि तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, अगर देखा जाए तो ये शब्द प्रवाह योग्यता यानी कि थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत था वहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए एनालिसिस के चारों विकल्पों का, तो सही विकल्प आपका होगा भाषाई बुद्धि का मतलब है कि शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। चित्र किस प्रकार के हैं ये आपको बताया जा रहा है। कहते हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से क्या हो सकता है, क्या चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो ध्यान दीजिए क्या दिखाया गया है। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है, उसमें दिखाया गया है कि महिला हैं और शिक्षिका है वो घरेलू काम कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर हैं और पायलट हैं वो पुरुष हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक तो है लिंग सशक्तिकरण। बेटा ये लिंग सशक्तिकरण यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर ये अपोजिट दिखाया गया होता, इसका मतलब कि अगर महिलाएं और जो शिक्षिका है उसको फाइटर प्लेन या डॉक्टर के रूप में दिखाया गया होता और जो पुरुष वर्ग है उनको घर के काम करते हुए दिखाया गया होता, तब आप कह सकते हैं कि यह लिंग सशक्तिकरण यानी कि लिंग को लेकर के जो मानसिकता है, जो धारणा है, उसको मजबूत करने की दिशा में काम किया गया है। लेकिन ऐसा किया नहीं गया, इसलिए लिंग सशक्तिकरण नहीं होगा। अगर देखा जाए बी वाला विकल्प, तो बेटा ये लिखा गया लिंग रूढ़िबद्धता। और बिल्कुल सही बात है, अगर इस प्रकार के कार्य दिए जाएंगे कि महिलाओं को घरेलू काम करते हुए दिखाया जाएगा और पुरुषों को केवल बाहरी और साहसिक कार्य करते दिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो लिंग रूढ़िबद्धता हमारे अंदर पहले से जन्म ले चुकी है कि महिलाएं किस प्रकार के कार्य करती हैं और पुरुष वर्ग किस प्रकार का कार्य करता है, निरंतर उसी को बढ़ावा मिलेगा। अगर सी विकल्प के संदर्भ में चर्चा की जाए, लिंग भूमिका निर्वाह खेल, इसका मतलब है लिंग भूमिका निर्वाह खेल का अर्थ हो जाएगा ये लिंग के आधार पर अगर खेल दिए जाते और वो अगेंस्ट दिए जाते कि महिला अलग खेल करती और पुरुष अलग खेल करता, तब ये कहता कि लिंग भूमिका निर्वाह खेल ही होता। लेकिन ये जो विकल्प दिया गया ये लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देगा, इसका मतलब आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह में आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स आते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट में ये लिखा गया है। बेटा एक बार मैं बता दूं कि एक प्रैक्टिस सेट लेंगे आप, उसी प्रश्न को जब दूसरे प्रैक्टिस सेट में ढूंढेंगे तो उसका उत्तर आपको दूसरा मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिस सेट बेसिकली जो तैयार करते हैं वो किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते बेटा। और फाइनली होता क्या है, टाइपिंग ज़्यादा फैक्ट रखता है, ज़्यादा मैटर करता है। जनरली होता क्या है कि जो लोग टाइपिंग करते हैं उनको विषय की जानकारी नहीं होती है। मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, इस दौरान आपने क्या किया कि आपने कार्य को छोड़कर कोई दूसरा कार्य कर बीच में आया, आपको एक ही जगह आपने बी टाइप कर दिया, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए समस्या हो जाती है कि ए विकल्प आज तक सुनते आए हैं, आज बी विकल्प उनको मिल गया, जबकि है क्या वहाँ पर वास्तव में टाइपिंग एरर होती है। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ आप बी वाला विकल्प लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जा चुका है। इसका उत्तर आप लोगों को करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। इसके आगे है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता संबंधित नहीं है। तो बेटा ध्यान दीजिए कि सृजनात्मकता जो है उसकी तत्व है मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता। क्या है जो सृजनात्मकता है आपके, उससे कुल मिलाकर के 4 तत्व होते हैं। क्या क्या, मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता और उसमें व्याख्या की क्षमता होनी चाहिए या आपके लिए विस्तार की क्षमता होनी चाहिए। इतनी सारी विस्तारण क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो आपकी सृजनात्मकता, जो क्रिएटिवनेस है, क्रिएटिविटी है, उसके 4 तत्व होते हैं, एलिमेंट 4 होते हैं। कौन कौन से, एक आपकी मौलिकता होती है, दूसरा प्रवाह होता है, तीसरा विस्तारण क्षमता होती है और चौथा आपका उपयोगिता होता है। मौलिकता का मतलब आपका नवीन होना चाहिए, अनूठा होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रवाह का मतलब फ्लुएंसी होनी चाहिए, उसमें वो उसका आप लोगों तक उसको जो है पहुंचा सकें। और फिर आपका उसमें क्या है अगला, विस्तारण क्षमता की यदि आवश्यकता पड़े तो आप उसका विस्तार कर सकें, क्योंकि आप उसके ऑनर हैं, आपने उसका कंस्ट्रक्ट किया है, आपने निर्माण किया उसका, तो आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर आप उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकें। ठीक है। और अगला है आपका डी वाला विकल्प उपयोगिता है। तो जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाए, निर्माण की जाए, बनाई जाए, उनकी उपयोगिता भी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी सृजनात्मकता के तत्व हैं। एक बार फिर से बता दें तो मौलिकता, प्रवाह, विस्तारण और उपयोगिता। जबकि सी वाला मितव्ययिता,
ये आपका सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्च करना, मितव्ययी का अर्थ होता है कम खर्चीला, तो यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप किसी चीज़ का नया कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, निर्माण करते हैं और उस दौरान ये देखा जाता है कि वह खर्चीली हो जाती है तो कोई बात नहीं। काफ़ी सारे टाइम्स देखा गया है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे शोध कार्य करते हैं, उन शोध कार्य में बहुत अधिक धन खर्च होता है लेकिन वो मायने नहीं रखता। इसलिए यहाँ कौन सा विकल्प होगा, इस क्वेश्चन के संदर्भ में पूछा गया है, नहीं पूछा गया। बेटा मैं निरंतर आपसे कहता हूँ कि आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पर, जो नहीं वाला कॉन्सेप्ट बेटा, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर सीटेट के एग्जाम में ये नहीं वाला कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया तो आप क्या सही जवाब देंगे, आप सही जवाब देंगे कि यहाँ जो है ये आपका जो है मितव्ययिता, ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को, यानी कि कोई ऐसा बालक है कक्षा 5 में जिसका दृष्टिकोण क्या है, जो दृष्टि क्षमता है, जो उसका विजिबिलिटी है वो क्या है, कम है, देखने में वो दृष्टिबाधित बालक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। पहला है कि निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, इसका मतलब है कि यदि बालक निम्न स्तर का कार्य करता है तो आप उसको माफ़ कर देंगे और ये सही है। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 5वीं में पढ़ने वाला बालक केवल निम्न स्तर के कार्य करे। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन उससे रखते हैं तो नो डाउट कि फिर आप एक अच्छे टीचर नहीं है, या आप उस बालक को, उस जो भी लर्नर है उसको आप अच्छा गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। बी वाले विकल्प की बात की जाए, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता मित्रों को सहायता करनी चाहिए। तो नो डाउट वैसे भी माता पिता या जो हैं आपके माता पिता जो हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं वो सहायता करते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको एज अ टीचर पूछा गया है। तो इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये जो हेल्प वाला मोड है ये तो माता पिता या उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कर देते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं ये पूछा गया। तो सी वाले विकल्प की चर्चा करते हैं, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, कोई भी स्टूडेंट है जो विशिष्ट बालक है, यानी कि ऐसा बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न है, चाहे वह दृष्टिबाधित है, चाहे वह श्रवणबाधित है, अस्थि विकलांग, किसी भी प्रकार का बालक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, उसके साथ सामान्य व्यवहार करना होगा कि कक्षा के अन्य छात्रों को ये बात ना पता चल नहीं पाए कि हाँ वह बालक क्या है, विशेष बालक है। अन्यथा की स्थिति में वह बालक उसका परिहास बनाते हैं और बालक जो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है या उसके अंदर हीन भावना आ सकती है, ऐसी चीज़ें हैं। तो आप एज अ टीचर उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे। उसके साथ साथ अगर उसको देखने में कठिनाई है बेटा तो आप क्या करेंगे, अगर उसको देखने में कठिनाई तो आप उसको ऑडियो सीडी की सहायता से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। ये सबसे बेहतर विकल्प होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। अगर बुद्धिमान बालक है तो आप क्या करेंगे, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, कभी कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि प्रतिभाशाली बालक को मंदबुद्धि और सामान्य के साथ आप सेटिस्फाई कर ले जाएं, तो ये नहीं हो सकता है कि आप प्रतिभाशाली बालक को सेटिस्फाई कर ले जाए। होगा क्या, ये उसके साथ इनजस्टिस होगा और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी कि यहाँ पर जो गाइडेंस जो दी जा रही वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है और फिर वो कहीं ना कहीं बालक कुंठित हो जाएगा। आगे चलकर दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। देखो बेटा, नहीं यहाँ लिखा गया है, अगर ये विकल्प में नहीं लिखा गया होता तो आप इस संदर्भ में विचार कर सकते थे कि उसे आप अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, क्योंकि नहीं लिखा गया इसका मतलब ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि वह जैसे प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, और डी वाला विकल्प उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो अगर आप उसके माता पिता पेरेंट्स को सूचित कर देते हैं कि वह बुद्धिमान है तो इसमें आपकी भूमिका क्या है, क्योंकि आप एक टीचर हैं, एक अध्यापक है, तो आपकी भूमिका के विषय में पूछा गया है। इसका मतलब कि वह जैसे भी लर्न करता है, जैसे भी सीखता है, जैसे भी प्रगति कर सकता है, उसकी प्रगति में अधिक से अधिक हेल्प करने के लिए आप उसको क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। इसका मतलब क्या, मोटिवेट करेंगे, उसको निरंतर नई प्रकार की चीज़ों के संदर्भ में उसको मोटिवेट करेंगे। सी वाला विकल्प आपका सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका मतलब जो विशिष्ट बालक है, जिनको अपने विकास के लिए विशेष संसाधनों, विशेष विधियों, विशेष उपकरणों की आवश्यकता है, उनको आप कैसे शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दो कि उनको हम अलग शिक्षा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा चल रही है और एक ही कक्षा में हम कह लें कि सभी प्रकार के बालक या दोनों तरह के बालक जो सामान्य और विशिष्ट हैं सबको हम शिक्षा देते हैं। तो आप पहली चीज़ अन्य बालकों के साथ शिक्षा देना, ठीक है, ये आप सोच सकते हैं। अगला है विशेष बालकों में विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। बिल्कुल नहीं, कोई विशेष विद्यालय नहीं। आप देखिए, पहले स्पेशल बीएड चलता था, अब वो सारी चीज़ें बंद कर दी। कोई विशेष विद्यालय नहीं है, कोई विशेष अध्यापक नहीं है, ठीक है।
फिर सी वाला विकल्प विशेष विद्यालयों में, तो मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगला विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों के द्वारा, तो पीछे के 3 विकल्प बी, सी और डी बिल्कुल गलत हो जाते हैं। अब ए वाला विकल्प अन्य सामान्य बालकों के साथ, आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब बालक विशेष आवश्यकता वाला है तो उसको हम सामान्य बालकों के साथ कैसे शिक्षा दे सकते हैं। बेटा देखो, अगर वह बालक 90 IQ से ऊपर यानी कि सामान्य बालकों से ऊपर है, बेहतर है, तब भी विशिष्ट बालक होगा। अगर वह सामान्य बालकों से कमजोर है, पीछे, तब भी वह क्या होगा, विशिष्ट बालक होगा। दोनों ही दशाओं में यदि वह विशिष्ट बालक है यानी कि सामान्य से बेहतर है, तो जब आप उसको सामान्य बालकों के साथ पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें लाभ किसका होता है, सामान्य बालकों का होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को पाते हैं। दूसरी तरफ अगर ये आप देखते हैं कि बालक मंद बुद्धि का है, उसको सामान्य बालकों के साथ पढ़ने के लिए आप बैठा देते हैं, तो इस दशा में जो मंद बुद्धि बालक है उसका भी लाभ होगा। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था भी हमें अन्य सामान्य बालकों के साथ करना चाहिए। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि थोड़ा सा हमने नया इनिशिएटिव किया है, तो उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से फेस एक्सप्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और जहाँ तक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की बात है, तो उतनी ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, पहले भी करता आया हूँ, बस केवल आज हमने लिखने का प्रयास नहीं किया। बताइएगा अगर ये चीज़ आपको बेहतर लगती है तो अगला वीडियो भी हम इसी प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो फिर अगला वीडियो पहले जैसे ही प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी समय समय पर आपको डिजिटल बोर्ड की सहायता से भी क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलेंगे आप सबको एक अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।